आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे युवा साथी, मेरे छोटे भाई श्री कौल सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री और हमारे साथी श्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और जिनके साथ मैंने छात्र जीवन में काम किया, ऐसे हमारे भीमसेन ठाकुर जी, हमारे नरेश चौहान जी, हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे विधानसभा में भी काम करने का मौका मिला, पूर्व विधायक श्री सिंगीराम जी, हमारे ब्रिजलाल जी, हमारे लालिन भट्ट जी, विजय गुप्ता जी, यहाँ के अध्यक्ष कुलवीर खुंद जी, अनिल चौहान जी, जगदीश मेहता जी, श्रीमती प्रीति मंगल जी, श्री रुपेश जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए रामपुर के दूर दूर क्षेत्र से देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं जब रामपुर में आया हूं तो माता भीमा काली जी के आशीर्वाद लेकर के नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम जानते हैं कि चुनाव की बेला है और अभी अभी कौल सिंह जी ने कम शब्दों में सारी बात बहुत गहराई से आप सबके सामने रखी है। मुझे लगता है कि उन्होंने सारी बातों को विधानसभा की दृष्टि से जो आवश्यक था उसको आप सबके सामने रखा है। मैं सुन रहा था उनको, उन्होंने विकास की बात कही, उन्होंने 15 साल में क्या हुआ इसके बारे में प्रश्न उठाए और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि आगे उनको मौका दिया जाए तो वो निश्चित रूप से आप सबका विकास करेंगे। मित्रों, जब मैं चुनाव की बात करता हूं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया वो हमेशा चुनाव को उलझाने का प्रयास करते हैं, मतदाता को भटकाने का काम करते हैं और प्रजातंत्र की चलती हुई गाड़ी को अटकाने का काम करते हैं। और जो लोग मेहनत के साथ, विश्वास के साथ, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के विकास के लिए जुड़ते हैं, वह चुनाव को सुलझाने का काम करते हैं, अटके हुए, भटके हुए, लटके हुए लोगों को निकाल करके प्रदेश को और विकास के तरीके से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी मुझे बताया गया कि परिवार के नाम पर वोट मांगने की कोशिश होती है। यह मानसिकता ही अपने आप में बता देती है कि सामने खड़ा प्रत्याशी बैसाखियों पर खड़ा है, वो अपनी ताकत पर नहीं खड़ा है, वो आपके लिए नहीं खड़ा है, उसके मन में कोई विकास की योजना नहीं है और 15 साल का भी वक्फा कम नहीं होता। आपने देख ही लिया, परख लिया, समझ लिया। लेकिन जब मैं कौल सिंह की बात करता हूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप इनको एक मौका दीजिए, मुझे भी आगे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप आपको आगे बढ़ा ले जाएंगे, यह परिस्थिति आएगी। इसलिए चुनाव भावना पर मत लड़ना, चुनाव भविष्य के लिए लड़ना और भविष्य को मजबूत करने के लिए मत लड़ना, अपने भविष्य को। मित्रों, चुनाव के बहुत मुद्दे हैं। मैं देश से शुरू करूं
तो हम सबको ध्यान में आता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर इस देश पर राज किया, लेकिन देश को कोई दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। इसको हमको समझना होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या मैं सच बोल रहा हूं? मित्रों, आज भारत लेने वाला, मांगने वाला भारत नहीं है, ये देने वाला भारत हो गया है और आगे बढ़ चला है। मैं देख रहा हूं आप सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं लगा है। यहां अमेरिका का राष्ट्रपति भी मास्क लगा के फिरते हैं। अभी भी चीन में मालूम नहीं है कि कोरोना की लड़ाई लड़ पाए कि नहीं लड़ पाए। अभी भी यूरोप कोरोना की मार से लड़खड़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाकर 219 करोड़ डोजेज लगाकर, बूस्टर डोज लगा करके, देश को सुरक्षा कवच पहना करके भारत फिर से खड़ा हो चला है और आगे बढ़ चला है। इसको हमको समझना चाहिए। आज भारत ने 100 देशों को वैक्सीन अपनी दी है, 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी है, 2.5 करोड़ मुफ्त में वैक्सीन दी है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि भारत लेने वाला नहीं, देने वाला भारत हो गया है। और मुझे खुशी है कि अगर 219 करोड़ वैक्सीन लगी तो जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को पहली और दूसरी डोज में देश में नंबर 1 पर खड़ा किया। सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हुई तो हिमाचल प्रदेश में हुई। कहां डोडरा कवार, कहां मलाना, कहां छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, कहां किन्नौर का ठांगी, कहां ये दूर दराज के क्षेत्र। हमारे हेल्थ के कार्यकर्ताओं ने वहां तक वैक्सीन पहुंचाई और देश में अपने आप को नंबर 1 पर खड़ा किया। इसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी की सरकार को बधाई देता हूं। मित्रों, भारत एक समय सिम कार्ड खरीदता था। ये जो आपके मोबाइल में सिम कार्ड लगता है ना, ये खरीदता था। आज भारत देने वाला हो गया और हम बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं, दुनिया को बेचते हैं। ये हमारी स्थिति आ गई है। मोबाइल में दूसरे नंबर का प्रोडक्शन भारत कर रहा है। इस्पात में दूसरे नंबर का प्रोडक्शन भारत कर रहा है। सौर ऊर्जा में 5वें नंबर पर हम खड़े हैं। और कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, तो भारत ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति प्यार की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की तस्वीर बदल गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी हमने सोचा था, मैंने कल भी कहा, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मोदी जी ने करके दिया है जयराम जी को। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये मुद्दे हैं चुनाव के। कभी हमने कहा था क्या कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे? नहीं कहा था। लेकिन 1475 करोड़ रुपए का बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद करके 5 साल में तैयार हो गया, जिसमें से 2 साल कोरोना में भी गए। यानी 3 साल के अंदर वह तैयार होकर के हिमाचल की जनता को समर्पित हो गया। भगवान न करे कि किसी को इलाज के लिए दूर जाना पड़े,
लेकिन अब आपको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, अब बिलासपुर में ही आपका इलाज हो जाएगा। यह परिस्थिति आ चुकी है। कभी हमने सोचा था और हमने बोला था क्या कि हम बल्क ड्रग पार्क देंगे 2000 करोड़ रुपए का? आज बल्क ड्रग पार्क ऊना में लग रहा है 2000 करोड़ रुपए की लागत से। यह ड्रग की दुनिया में, फार्मास्यूटिकल की दुनिया में हिमाचल प्रदेश को दुनिया के नक्शे में खड़ा कर देगा। यह भी हमको समझना चाहिए। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, कोई भी विकास की बात हो, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम सुनते थे कि अहमदाबाद में है, आज वो आपके हिमाचल में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। हम सुनते थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आज हिमाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम सुनते थे कि कभी कोई हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, आज हिमाचल प्रदेश में देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आपके घर के बच्चे वहां पढ़ेंगे और तब वो यहां जैसे SJVNL के हैं या बाकी सारी जगहों में उनको लगने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे हिमाचल के इंजीनियर्स लग सकेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स को और अच्छे सुचारू रूप से चलाएंगे। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। मैं यहां एक बात और भी बोल देना चाहता हूं, हमें डबल इंजन चाहिए। ऊपर मोदी जी की सरकार है तो नीचे जयराम जी की सरकार चाहिए, और जयराम जी की सरकार चाहिए तो मुझे कौल सिंह चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखिए। और किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब जब डबल इंजन से सिंगल इंजन होता है, हिमाचल की गाड़ी लड़खड़ा जाती है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अटल जी ने लद्दाख को जाने वाले रोड पर मनाली में सुरंग के लिए शिलान्यास 2002 में किया था। 2004 में सरकार चली गई, हिमाचल लड़खड़ा गया। 2004 से 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तब तक अटल टनल का काम रुक गया। मुझे याद है अटल जी आए थे मनाली में, शायद 2004 या 2005 की बात होगी। तो उन्होंने पूछा वो टनल का क्या हो रहा है? मैंने कहा वो टनल का काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था वो पत्थर जो मैंने लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। समय बदला, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, काम फिर से चला और 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल भारत को समर्पित कर दिया। यह डबल इंजन का के कारण होता है। आज मैं कहना नहीं चाहता, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बार बार बोलते थे कि मैं भनोपली से रामपुर तक रेल बनाऊंगा, रेल लाऊंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? 35 साल बीत गए, 35 साल, 1 इंच रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ी। हमारे मोदी जी आए, मोदी जी ने 2015 में, और पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यह भारत के मंत्रिमंडल की छोटी सी समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री उसको चेयर करते हैं, भारत का रक्षा मंत्री उसमें होता है, भारत का विदेश मंत्री उसमें होता है, भारत का वित्त मंत्री उसमें होता है, भारत का गृह मंत्री उसमें होता है। वह सिक्योरिटी की क्लियरेंस देते हैं। और कीरतपुर से वाया रामपुर ले तक की रेल लाइन, इसको सिक्योरिटी दी गई, इसको सिक्योरिटी का क्लियरेंस 2015 में मिल गया। 2015 से लेकर 2017 तक हमें जमीन नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिला। 2017 में जयराम जी की सरकार आई, उसको कंपनसेशन मिल गया, काम शुरू हो गया, लोगों को जमीनों का पैसा मिल गया। अब 2024 तक बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंच जाएगी और आगे ले तक जाएगी। यह हमको समझना होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, हमें हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था,
हमारी सरकार चली गई, धूमल जी की सरकार चली गई। मैं एमपी बन करके दिल्ली चला गया, वहां वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर। वैसे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, लेकिन उनके पास पावर का भी चार्ज था। मैंने बोला ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है, आप आइए शिलान्यास कीजिए। उन्होंने कहा हम तो आना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है। हमने कहा समय आएगा, न तुम रहोगे न नीचे तुम्हारी सरकार रहेगी। ऊपर मोदी जी बने, नीचे जयराम ठाकुर, उस समय धूमल जी बने। काम शुरू हुआ और काम शुरू होकर के आज हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। इसलिए मित्रों, डबल इंजन की सरकार का अपना महत्व है। और मैं एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं, यह वोट सिर्फ कौल सिंह को एमएलए बनाने का नहीं है, यह मेरी बात को सिर्फ रखने का नहीं है कि चलो नड्डा जी आए तो हम उनकी बात सुनते हैं। यह हमारे लिए मत करना, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना है तो आपको कौल सिंह नेगी को ही लेके आना पड़ेगा। इसको हमको समझना चाहिए, यह आपके हकों की लड़ाई है। बताइए, 1,90,000 शौचालय बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? और सारे देश में 12 करोड़ शौचालय बने। कैसा राज था भैया, जहां 12 करोड़ लोग अपने दैनिक जीवन के कार्य के लिए खेतों में जाया करते थे, जंगलों में जाया करते थे। हमारी माताएं बहनों की इज्जत की किसी ने चिंता की? नरेंद्र मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाया, आपको इज्जत दी, और 1,90,000 हिमाचल में शौचालय इज्जत घर बना करके हिमाचल की बहनों की भी इज्जत दी। उनको मुख्य धारा में शामिल किया, उनको ताकत दी। आप बताइए, आप जंगलों में जाकर के लकड़ी काट करके लाती थी कि नहीं लाती थी? बहनें लाती थी कि नहीं लाती थी? सुबह 5 बजे उठना पड़ता था कि नहीं उठ पड़ता था? और जाकर के पेड़ पर चढ़ करके आप लकड़ियां काट के सर पर बोझा उठा करके फिर उसको सुखा करके फिर चूल्हा जलाती थी और फूकनी से लेकर के धुएं के बीच में आग जलाती थी। मैं ठीक बोल रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको 9 करोड़ गैस के चूल्हे और सिलेंडर देकर, और उसमें 9 करोड़ चूल्हे तो दिए ही दिए, साथ में यहां पर हिमाचल सुविधा योजना के तहत लाखों के हिसाब से जयराम ठाकुर ने भी आपको गैस के सिलेंडर और चूल्हे दिए। आज हिमाचल प्रदेश में कोई घर नहीं है जहां लकड़ी का चूल्हा हो और लकड़ी से खाना बनता हो। आज गैस के चूल्हे हैं और हमारी माताएं बहनें लाइटर से जलाती हैं, 5 मिनट में चाय बनाती हैं और आधे घंटे में खाना बना करके तैयार करती हैं। ये हमने देखा। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मैं एमएलए था, छोटे समय नहीं रहा हूं, 15 साल एमएलए रहा, 10 साल मिनिस्टर रहा। मेरे पास वीडियो आता था और कहता था, सर 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास योजना के लिए घर बता दो, हमको बनाना है। मैं हंसते हुए बोलता था, यार तू ही रख ले, ये 2 पंचायतों में एक घर दे रहे हो, 500 एप्लीकेशनें मेरे पास पड़ी हैं, 1 अनार 100 बीमार, मैं क्या बांटूंगा? और उसमें भी क्या कहते थे कि इंदिरा जी जब गई थी तो कुछ पैसा छोड़ गई थी, उससे इंदिरा आवास योजना बन रहा है। यानी लोगों को गुमराह करने का भी तरीका अनेक निकाल रखा था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा पक्के मकान बन गए हैं और यहां भी लगभग 28,500 मकान बन चुके हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। आयुष्मान भारत, आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे एमएलए साहब सिंगी राम जी हमारे पास आया करते थे, याद है सिंगी राम जी? इसका बाईपास होना है, इसका ऑपरेशन होना है, इसको स्टंट लगने हैं, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री होता था, कहते थे 1.5 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। और मैं कहता था भैया उतना तो है नहीं, 75,000 ले जाओ, 1 लाख ले जाओ,
ये बोले मरीज तो बचेगा नहीं। मैंने कहा बचाने का काम तो तेरा, जितना है मैं दे देता हूं। मुझे भारत का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। मोदी जी ने मुझे कहा कि कुछ बड़ा सोचो। मैंने उनको बताया कि मैं जमीन पर यह देख करके आया हूं। उन्होंने कहा बड़ी स्कीम बनाओ। आज मुझे खुशी है कि 10 करोड़ 74 लाख गरीब परिवार, यानी 50 करोड़ लोग जिनको देखने वाला कोई नहीं था, जिनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था, मोदी जी ने आयुष्मान भारत बना करके 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दे दिया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया। और मुझे खुशी है यहां हिमाचल प्रदेश में उस 50 करोड़ में 4,70,000 परिवार हिमाचल के जुड़े आयुष्मान भारत से। लेकिन मुझे इससे ज्यादा यह भी खुशी है कि जयराम ठाकुर ने, पत्रकार नोट कर ले, 5,17,000 परिवारों को हिमाचल हिम केयर से जोड़ दिया और उन्होंने भी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया। आप बताइए आपके हकों की रक्षा किसने की? किसने की? किसने की? यह बीजेपी ने की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विषय के कौल सिंह का नहीं है, विषय मेरा नहीं है, विषय आपके हकों की चिंता है। इसको हमको समझना होगा। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं, एक नहीं अनेकों उदाहरण। आप सब लोग बाहर जाते होंगे तो आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कहीं 4 लेन बन रहा है, कहीं 2 लेन बन रहा है, कहीं 3 लेन बन रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? सुरंगें बन रही है कि नहीं बन रही है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी 11,000 करोड़ रुपए का पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। किसको उसका लाभ मिलेगा? हिमाचल को मिलेगा। विकास के नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। मित्रों, अगर मैं स्कीमों की चर्चा करूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन स्कीम नहीं खत्म होंगे, यह हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए अब यहां की बात करें, कौल सिंह जी ने आपके सामने सुना दिया। जयराम जी जानते हैं कि जब से प्रजातंत्र देश में आया तब से हमारे को यहां आशीर्वाद नहीं मिला है। लेकिन जयराम जी ने यह नहीं कहा कि रामपुर हमारा नहीं है। उन्होंने कहा कि जितना सिराज है उतना ही रामपुर मेरा है और हमारा है। आप बताइए पिछले 2 सालों में यहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? सब डिविजन्स खोले कि नहीं खोले? पानी की स्कीमें दी कि नहीं दी? मुझे याद है, मैं नीचे छोटे हिमाचल से यानी छोटे पहाड़ों से आता हूं। मुझे गर्मियों में महिलाएं मिलती थी, माताएं मिलती थी और व्यंग में मेरे से पूछती थी गर्मियों में कहां था? मैं कहता था माता जी मैं यही तो था। बोले दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या समस्या क्या है? समस्या बाल नहीं रहे सर पर, घड़ा उठा उठा करके 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। आजकल आप बताइए हर घर जल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मोदी जी का संकल्प है कि कोई भी स्वच्छ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा, इसको उन्होंने कहा। आप बताइए ये किसके हक की लड़ाई है? इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से देखा जाए तो रामपुर के साथ मैं दावे से कह सकता हूं, हमारा एमएलए यहां नहीं था, जो था वो आपको भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी पहरेदार के रूप में कौल सिंह खड़ा रहा और पहरेदार के रूप में हमारे जयराम ठाकुर ने आपका काम किया है। इसलिए अच्छे पहरेदार ढूंढो, अच्छे माली ढूंढो। अगर अच्छा माली नहीं होगा तो बगीचा उजड़ जाएगा, और आपका तो बगीचा उजड़ा हुआ था ही। उसको आबाद करना तो अब हमारा काम है। बोलिए आबाद करेंगे? अच्छा माली ढूंढेंगे? कौल सिंह को ढूंढेंगे? सफल बनाएंगे? 12 तारीख तक आप इसकी रक्षा कीजिए। 12 तारीख के बाद ये आपकी रक्षा करेगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक बात अंत में मैं ये भी कहूंगा कि मित्रों, भावनाओं पर फैसला मत करना।
अपने भविष्य को ध्यान में रख करके फैसला करना। आप सब लोग जो यहां आए इतने धूप में बैठे हैं, मुझे मालूम है कि आप तो वोट हमको देंगे ही देंगे, लेकिन आपके वोट के साथ साथ मुझे आपके परिवार का वोट चाहिए, मुझे आपके रिश्तेदारों का वोट चाहिए, मुझे आपके पड़ोसियों का वोट चाहिए, मुझे आपके मोहल्ले गांव में रहने वाले साथियों का वोट चाहिए। इसलिए आप कॉल सिंह बंद करके गांव गांव में निकल जाइए, मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी का निमंत्रण पहुंचाइए और रामपुर को भी मुख्य धारा में शामिल कीजिए और विकास करके आगे ले चलिए। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपना